हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन अड्डा पर। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे, वंशागत और विविधता पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ी है काफ़ी चीज़ें, जैसे टर्मिनोलॉजी पूरी पढ़ चुके हैं, मेंडल के पृथक्करण का नियम पढ़ चुके हैं, प्रभाविता का नियम पढ़ चुके हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा है और पढ़ चुके हैं क्या, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ चुके हैं। उसी में आगे आज हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस और पढ़ा जाएगा बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का मतलब होता है उल्टा क्रॉस। तो इसमें होता क्या है, जब जनक पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी में संतान उत्पन्न हो F1 पीढ़ी में, उसी संतान का पुनः किसी भी शुद्ध जनक से करा दो, चाहे प्रभावी से या फिर किससे, अप्रभावी से। जब क्रॉस कराते हैं तो इसी को कहा जाता है क्या, बैक क्रॉस। अब क्वेश्चन आएगा कि बैक क्रॉस क्यों कराया जाता है, तो किसी भी लक्षण की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए या शुद्ध रूप से वह लक्षण प्राप्त हो सके, इसीलिए बैक क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। तो मेंडल ने भी बैक क्रॉस का उपयोग इसीलिए किया ताकि वो अपनी पीढ़ी में शुद्धता के लक्षण प्राप्त कर सकें, यानी मटर के पौधों में शुद्ध लक्षण उनको प्राप्त हो सकें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बैक क्रॉस होता क्या है, पीढ़ी में प्राप्त, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का, कैसी होगी, संकर होगी। प्राप्त संतान का किससे, जनक से। तो जनक कोई भी ले सकते हो, चाहे प्रभावी वाला या फिर अप्रभावी वाला। तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का किसी भी जनक, किसी भी जनक का मतलब दोस्तों क्या है, चाहे वो प्रभावी वाला हो या फिर कैसा हो, अप्रभावी हो। तो क्या बोला गया, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का किसी भी जनक से क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं प्रतीप, चाहे संकरण बोलिए या फिर उसी को क्रॉस बोलते हैं, को प्रतीप संकरण या क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस का उपयोग क्यों किया जाता है, किसी भी लक्षण को शुद्ध रूप से प्राप्त, तो किसी भी लक्षण को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए बैक क्रॉस का उपयोग करते हैं, या बैक क्रॉस कराया जाता है, बैक क्रॉस कराया जाता है। तो किसी भी लक्षण को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए बैक क्रॉस कराया जाता है। मेंडल ने भी क्या किया, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में शुद्ध पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में शुद्ध पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए बैक क्रॉस का उपयोग किया, बैक क्रॉस का प्रयोग किया। तो फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो जब प्रथम पीढ़ी में, चाहे ऐसे बोल सकते हैं, जनक पीढ़ी में जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होती है वो संकर। तो वही बोला गया कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का किसी भी जनक से, चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो, से क्रॉस कराना ही प्रतीप संकरण या फिर बैक क्रॉस कहलाता है। तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का किसी भी प्रभावी या अप्रभावी से क्रॉस कराना ही प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। क्या करता है, बैक क्रॉस कहलाता है।
किसी लक्षण को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए बैक क्रॉस कराया जाता है। मेंडल ने भी अपने प्रयोगों में शुद्ध पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए बैक क्रॉस का उपयोग किया था। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या बोला गया, ये पहले जैसे हो जाएगा क्या, प्रभावी जनक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रभावी जनक, और इसका क्रॉस किससे कर दिया जाए, अप्रभावी जनक से, अप्रभावी जनक। तो प्रभावी जनक जैसे लंबेपन का गुण लिया गया तो कैपिटल टी और क्या, कैपिटल टी, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इनका ये जनक पीढ़ी है यानी P1 है, ये हो जाएगा P1। और इनमें जब क्रॉस कराया गया तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ये कैसी है, ये F1 जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है। तो बैक क्रॉस में बताया क्या गया, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का किसी भी जनक से, चाहे प्रभावी से या अप्रभावी से क्रॉस कराया जाए तो वही बैक क्रॉस कहलाता है। तो पहले हम इसका करा दें किससे दोस्तों, प्रभावी से करा दें। तो ये क्या बन जाएगा, तो इसका जब क्रॉस कराएंगे प्रभावी से तो क्या बनेगा, ब्रेक करके देख लिया जाए इसको ऐसे ताकि ये अच्छे से समझ में आए। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी और ये हो जाएगा कैपिटल टी। क्रॉस कराते हैं दोस्तों, कैपिटल टी का कैपिटल टी से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल कैपिटल टी। कैपिटल टी का क्रॉस हो जाएगा कैपिटल टी से, फिर से हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। स्मॉल टी का क्रॉस हो गया कैपिटल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी का क्रॉस होगा कैपिटल टी से तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो देखा गया दोस्तों, जो 50% पौधे हैं वो कैसे बन गए हैं, शुद्ध लंबे पौधे बन गए हैं, जबकि 50% जो पौधे हैं वो कैसे हैं, संकर लंबे बनेंगे। तो अब देखा जाए ये जो पीढ़ी है वो कैसी है, F2 पीढ़ी हो जाएगी। बैक क्रॉस का यूज क्या हुआ, तो जब जनक पीढ़ी से प्राप्त पौधे में किसी भी जनक से प्रभावी से या अप्रभावी से क्रॉस कराते हैं तो यही कहलाता है बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस का यूज क्यों किया जाता था, शुद्ध लक्षण को प्राप्त करने के लिए। फिर से देखिए, शुद्ध लंबा हो गया, संकर हो गया। तो ये मैंने क्रॉस कराया किससे, प्रभावी से। अब करा दिया जाए जो संतान बनेगी किससे, अप्रभावी से। तो संतान दोस्तों क्या बनी थी, ये दूसरा देख लिया जाए, कैपिटल टी बना था और क्या, स्मॉल टी यानी संकर था। इसका क्रॉस मैंने किससे कराया है, प्रभावी जनक से। तो ये कैसा जनक हमारा था, प्रभावी जनक था, तो प्रभावी जनक से करा दिया। अब दूसरा इसका संतान का क्रॉस करा दिया जाए किससे दोस्तों, अप्रभावी जनक से। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो इसका क्रॉस करा दो अप्रभावी जनक से यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी से। तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी ब्रेक करके लिख दिया गया, और ये हो जाएगा स्मॉल टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी। क्रॉस करा लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी का क्रॉस हुआ किससे, स्मॉल टी से, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी का क्रॉस हो गया स्मॉल टी से तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। स्मॉल टी का क्रॉस हो जाएगा स्मॉल टी से तो स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। स्मॉल टी का क्रॉस हो जाएगा स्मॉल टी से तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखा क्या गया दोस्तों, यहाँ पर जो 50% पौधे हैं वो कैसे हैं, संकर लंबे हैं। कैसे हैं, संकर हैं। जबकि जो 50% हैं वो कैसे हैं, शुद्ध बौने हैं। और बैक क्रॉस का उपयोग लक्षणों को किसके, शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। अब पूरा एक साथ देख लेते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हो उसका किसी भी जनक से, प्रभावी जनक से या अप्रभावी जनक से जब क्रॉस कराते हैं तो इसी को बैक क्रॉस कहते हैं। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि शुद्ध लक्षणों को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। और मेंडल ने भी बैक क्रॉस का उपयोग इसीलिए किया था ताकि वो पीढ़ी को कैसे प्राप्त कर सकें, शुद्ध रूप वाले पीढ़ी को प्राप्त कर सकें। अगला दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे परीक्षार्थ या परीक्षण संकरण, या उसी को बोलते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बैक क्रॉस पढ़ा है, जिसको संकर पूर्वज या पूर्वज संकरण या फिर बोलते हैं क्या, बैक क्रॉस बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस, जिसको क्या बोलते हैं, परीक्षार्थ या परीक्षण संकरण, या उसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
इसमें दोस्तों होता क्या है, यह भी लगभग उसी के थोड़ा समान है। यानी जब जनक पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी में संतान प्राप्त हो, बैक क्रॉस में क्या करते थे, उसका संकरण प्रभावी या प्रभावी किसी से भी करा देते थे। लेकिन यहां पर जो प्रथम पीढ़ी में संतान प्राप्त होगी उसका संकरण केवल अप्रभावी लक्षण से या अप्रभावी जनक से कराया जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो बोल सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का अप्रभावी जनक से। तो जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का, जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का अप्रभावी जनक से क्रॉस, चाहे क्रॉस बोलिए या इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। तो जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का अप्रभावी जनक से संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे परीक्षार्थ या परीक्षण संकरण, यानी क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। डेफिनेशन क्या बन गई, जब प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होती है उसका संकरण जब हम जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से कराते हैं या अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। तो बोला गया था, पहले अगर देखा जाए यहां से हम देख लेते हैं तो ये जैसे हमारा हो गया क्या, ये जनक हो गया और जनक कैसा लेना है हमको, अप्रभावी। अगर एक स्टेप ऊपर से देखना चाहें तो ये कहां से आया है, तो ऐसे देख सकते हैं ये हमारा जनक कैसा था, प्रभावी जनक, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अप्रभावी जनक हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रभावी जनक होगा तो ये हो गया जैसे कैपिटल टी, अप्रभावी जनक हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसका ये P1 जनरेशन थी, P1 था और इसका जब क्रॉस होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। ये कैसी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। क्रॉस दोस्तों यहां से शुरू होगा कि जनक पीढ़ी से जो हमको संतान प्राप्त हुई थी उसका क्रॉस किससे करा दिया जाए, उसका अप्रभावी जनक से करा दें। यहाँ दोनों से नहीं, केवल अप्रभावी से। तो जब अप्रभावी से कराएंगे यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ब्रेक करके देख लेते हैं दोस्तों, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो जाएगा क्या, स्मॉल टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी। तो क्रॉस किया गया तो कैपिटल टी का हो गया किससे, ये हो जाएगा स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस कैपिटल टी का क्रॉस हो जाएगा किससे, स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी और ये हो गया क्या, स्मॉल टी। इस स्मॉल टी का क्रॉस होगा स्मॉल टी से, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस स्मॉल टी का क्रॉस होगा स्मॉल टी से, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। तो क्या देखा गया, 50% जो हैं वो कैसे बन गए, संकर बन जाएंगे, जबकि 50% शुद्ध रूप से क्या है, बौने हो जाएंगे। तो क्या बन गया यहाँ पर, अब देखते हैं ये क्या बोला गया। तो जब प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त संतान है उसका संकरण किससे करा दिया जाए, किससे करा दें, अप्रभावी जनक से करा दिया जाए तो इसको बोलते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टेस्ट क्रॉस बन जाएगा। तो क्या बन गया डिफिनेशन, जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का क्रॉस किससे कराते हैं, जनक पीढ़ी के अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। और ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या, सह प्रभाविता, जिसको बोलते हैं कोडोमिनेंस बोलते हैं। इसी को दूसरा प्रश्न करके आता है, सम प्रभाविता क्या होता है। तो F1 पीढ़ी में जो संकर होता है तो F1 पीढ़ी के संकरों में किसी भी जीन के दोनों एलील अगर एक साथ साथ समान रूप से अभिव्यक्त करते हैं
तो इस एलील को बोलते हैं कैसा, सह प्रभावी एलील कहते हैं। तो जो F1 पीढ़ी के संकर हैं उनमें किसी जीन के दोनों एलील अगर एक साथ समान रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो इस एलील को बोलते हैं सह प्रभावी एलील, तथा इनकी आनुवंशिकता को बोलते हैं क्या, सह प्रभाविता या संप्रभाविता कहते हैं। लिख लेते हैं दोस्तों, क्या किसी, या बोल सकते हैं F1 पीढ़ी के संकरों में, F1 पीढ़ी के संकरों में, संकरों का मतलब दोस्तों यहाँ हाइब्रिड्स की बात हो रही है, F1 पीढ़ी के संकरों में किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त करते हैं, तो इस प्रकार के एलील को क्या बोलते हैं, सह प्रभावी एलील कहते हैं। एलील को सह प्रभावी एलील कहते हैं, सह प्रभावी एलील कहते हैं। तथा इनकी आनुवंशिकता को क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता। क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। तो क्या बन गई डिफिनेशन दोस्तों, F1 पीढ़ी के संकरों में, तो F1 पीढ़ी के संकरों में किसी जीन के दोनों एलील, F1 पीढ़ी के संकरों में किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त करते हैं तो इस प्रकार के एलील को सह प्रभावी एलील कहते हैं, तथा इनकी आनुवंशिकता को क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। F2 पीढ़ी में संतानों में, क्वेश्चन आया है सह प्रभाविता में F2 पीढ़ी में संतानों में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात क्या आता है। तो F2 पीढ़ी में संतानों में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप, या फिनोटाइप और जीनोटाइप बोल सकते हैं, हिंदी में इसको दोस्तों क्या बोलते थे, फिनोटाइप को दर्श रूपी या दर्श रूप अनुपात। तो F2 पीढ़ी में संतानों में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात कितने का आता है, 1:2:1 का होता है। तो F2 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं उनमें जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात कितना आता है, वो 1:2 तथा 2:1 आता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, मवेशी में त्वचा के बालों के रंग की सह प्रभाविता। तो क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें लिखा जाएगा कि मवेशी में त्वचा के बालों की रंग की एलील को किससे प्रदर्शित करते हैं, R1 R2 से प्रदर्शित करते हैं, R1 R2 से प्रदर्शित करते हैं। तो जो R1 है, R1 लाल या भूरा लाल रंग प्रदर्शित करता है या भूरा लाल रंग बनाता है। R1 लाल या भूरा लाल रंग प्रदर्शित करता है, जबकि
R2 सफेद रंग प्रदर्शित करता है, सफेद रंग प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। तो होता क्या है दोस्तों, इसमें जब लाल रंग वाले मवेशी का जो क्रॉस है वो सफेद रंग वाले मवेशी से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में दोनों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है, यानी लाल और सफेद रंग जो है वो मिला रहता है, चितकबरे रंग का मवेशी प्राप्त होता है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, मवेशी की त्वचा की बालों की रंग की सह प्रभाविता। तो बोला गया है मवेशी में त्वचा के बालों की रंग की जो एलील को R1 R2 से प्रदर्शित करते हैं। जो R1 है लाल या भूरा लाल रंग प्रदर्शित करता है, जबकि R2 सफेद रंग प्रदर्शित करता है। अब लाल रंग वाले मवेशी का क्रॉस करा दीजिए सफेद रंग वाले मवेशी से, तो प्रथम पीढ़ी में होता क्या है, न लाल उत्पन्न होता है न सफेद, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण बनता है। लाल और ये सफेद रंग के उस पे धब्बे पड़े होते हैं, यानी कैसा कलर का होगा, चितकबरा कलर का उत्पन्न होता है, जिसको रौन बोलते हैं या सीता ऋण बोलते हैं। अब इसमें जब फिर से ये क्रॉस कराते हैं उसी से, तो ये द्वितीय पीढ़ी में बनता क्या है, ये देखिएगा तो ये अलग कर देते हैं R1 R2 R1 R2। तो R1 का क्रॉस दोस्तों कराया गया R1 से, तो R1 R1, R1 का क्रॉस R2 से R1 R2, R2 का क्रॉस R1 से R1 R2, R2 का क्रॉस R2 से तो R2 R2। R1 R1 क्या होता है दोस्तों, लाल रंग वाला। R1 और R2 क्या होता है, चितकबरा। R1 और R2 चितकबरा, और R2 और R2 क्या होता है, सफेद होता है। तो क्वेश्चन आएगा समप्रभाविता में जीनोटाइप और फेनोटाइप का अनुपात क्या आता है। तो दोस्तों बाहर से दिखने में कितने लाल रंग के दिखते हैं, एक दिखता है, तो ये एक हो जाएगा। चितकबरे कितने दिखते हैं, दो दिखते हैं, और सफेद कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो ये लाल रंग हो गया। ये कैसा हो गया, ये चितकबरा हो जाएगा, और ये चितकबरा कलर का हो गया, और ये सफेद कलर का हो गया, कितना, एक। तो दोस्तों बताइए इसका फिनोटाइप कितना आ गया, तो इसका फिनोटाइप 1:2:1 हो जाएगा। जीनोटाइप भी देखिएगा दोस्तों, लाल हो गया एक, चितकबरे हो गए दो, सफेद हो गया कितना, एक हो जाएगा। तो इसका जो जीनोटाइप अनुपात आएगा, कौन सा जीनोटाइप, वह भी कैसा हो जाएगा, 1:2:1 का हो जाएगा। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात कितना आ गया, 1:2:1 आ गया। आप इस चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि जो लाल रंग वाला है इसका क्रॉस कराया गया किससे, सफेद वाले से कराया गया। तो अगली पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में कैसा रौन उत्पन्न हो गया, यानी चितकबरा रंग का उत्पन्न हुआ है। फिर उसके आगे द्वितीय पीढ़ी में देखिए सारे अलग हो गए। पहला जो बना वो कैसा हो जाएगा, वो लाल है, दो कैसे हो गए, चितकबरे हो गए, और जो एक तीसरा आगे जो बना है वो कैसा है, सफेद है। तो अनुपात कितना आ गया, 1:2:1 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।